हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। आज के लेक्चर में हम व्यापार संघ सिद्धांत के बारे में देखेंगे। ट्रेड यूनियन थ्योरीज, ट्रेड यूनियन से रिलेटेड जो अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग थ्योरीज अपनी प्रोवाइड की हैं, उन सभी को हम आज के एक लेक्चर में कवर कर लेंगे। बहुत छोटा सा लेक्चर रहने वाला है, लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ दो इम्पॉर्टेंट आपके लिए नोटिस और एक अपॉलॉजी। इतने दिन से हमारे लेक्चर नहीं आ रहे थे, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ थे, इस वजह से। हालांकि अभी भी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड पर बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे मेरे पास, इसलिए हमने ये लेक्चर्स बनाए हैं। हालांकि कुछ दिन हमारा एक दो ही लेक्चर आपको हम प्रोवाइड करेंगे। हमने वैसे तो कई बार आपसे लोगों से कहा है कि हम डेली दो तीन लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन फिर भी किसी ना किसी वजह से, क्योंकि बहुत से लोगों को पता है कि हम जॉब में होने की वजह से इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि आपको रेगुलर लेक्चर प्रोवाइड हो जाए। लेकिन अब आगे से हम कोशिश करेंगे कि आपको रेगुलर ही प्रोवाइड हों लेक्चर। उसके लिए हम सबसे पहले तो अपने पेड जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके लिए बता दें कि स्टैटिस्टिक्स के जो बच्चे बहुत से डिमांड कर रहे हैं ना स्टैटिस्टिक्स के, तो उनको हम देखिए, उसमें टोटल स्टैटिस्टिक्स में हम 10 लेक्चर बनाने हैं, जिसमें से 2 हम बना चुके हैं और बचे हैं 8। इन 8 लेक्चर्स को हम विद इन 1 वीक, जिस दिन से स्टार्ट करेंगे ना, विद इन 1 वीक हम कवर कर देंगे, इसलिए आप उसमें परेशान ना हो। और लेक्चर प्रोवाइड हमारे चैनल पर तो होगा ही, यूट्यूब चैनल पर, लेकिन उससे पहले ही जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो हम आपको PDF पहले ही दे देंगे। लेक्चर बाद में अपलोड होते रहेंगे हमारे चैनल पर, लेकिन हम PDF जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं, हम उनको पहले ही प्रोवाइड कर देंगे पेड स्टूडेंट्स को, ताकि उनको रिवीजन करने के लिए आसानी रहे और टाइम ना लगे। दूसरी चीज़, सोशल सिक्योरिटी के जो लेक्चर्स हैं वो हम नेक्स्ट मंथ से आपको स्टार्ट करेंगे, 1 तारीख से, 1 मई से स्टार्ट करेंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम 10 से 12 दिन में ये सारे लेक्चर्स, जितनी भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, मार्च 2021 के बाद से, वैसे तो हम पहले हम स्टार्ट करेंगे जुलाई 2022 के बाद की जितनी स्कीम्स हैं उनको हम कवर करेंगे। उसके बाद हम पीछे की कवर करेंगे, फिर जनवरी से जुलाई 2022 तक की, फिर उसके बाद और पीछे तक की, यानी कि दिसंबर 2021 तक की स्कीम्स हम कवर करेंगे। दूसरी चीज़, आप लोगों, लगभग सभी लोगों को पता चल गया होगा कि यूपीएससी ने अपनी APSC एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर कर दी है, 2 जुलाई। देखिए, इसके बाद जो रिज़र्व आप कैलेंडर अगर देखेंगे यूपीएससी का, तो यूपीएससी ने जो कैलेंडर रिलीज़ किया था हर कैलेंडर मंथ जो स्टार्टिंग में यूपीएससी अपना कैलेंडर रिलीज़ करती है एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसमें रिज़र्व लिस्ट दे रखी होती है, रिज़र्व एग्ज़ाम के डेट्स दे रखी होती हैं। मतलब कि जो डेट रिज़र्व एग्ज़ाम्स के लिए उनकी रिज़र्व रहती हैं, यानी कि ऐसे एग्ज़ाम्स जो रेगुलर नहीं होते हैं, जो साल के दौरान कभी भी उनका नोटिफिकेशन आ जाता है, जैसे कि APSC आया आपका, तो इसमें आप देखेंगे अगस्त के अंदर फिर से एक रिजर्व लिस्ट है। तो बहुत जो जिन्होंने EO और AO की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, वो बिल्कुल अलर्ट रहें, क्योंकि अगस्त में एनफोर्समेंट ऑफिसर वालों का भी एग्ज़ाम हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबल है। देखिए, इसीलिए यूपीएससी ने अपना पैरामीटर जो सेट किया है, यूपीएससी का जो लेवल है वो एकदम टॉप क्लास है। इनकी मेंटेलिटी देखिए आप कि इन्होंने APSC का पहले एग्ज़ाम कंडक्ट कराया। उसकी वजह ये है कि ये 5400 ग्रेड पे की नौकरी है, और जितने बच्चों ने अप्लाई किया होगा, 90% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा। क्योंकि जो बच्चे ओवर एज हो गए होंगे, जाहिर सी बात है, जो 30 साल से ऊपर के होंगे, जनरल कैंडिडेट या एज क्राइटेरिया जो फुलफिल नहीं कर रहे होंगे, उन्होंने ही सिर्फ APSC के लिए अप्लाई किया होगा। अदरवाइज़, या फिर ऐसे बच्चे या ऐसे कैंडिडेट्स, तो बार बार मुंह से बच्चे निकलता है तो आप थोड़ा इग्नोर कर दिया कीजिए, ऐसे कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी 4200 ग्रेड पे से ऊपर की जॉब में ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो EO की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। अदरवाइज़ सब बच्चों ने 90% स्टूडेंट्स ऐसे ही होंगे जिन्होंने दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा। तो होता क्या है, 5400 ग्रेड पे की जॉब है APSC, तो अगर जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, अगर यूपीएससी पहले EO का एग्ज़ाम लेती, अब मान लीजिए ये 4200 रुपये ग्रेड पे की जॉब है, इसमें जो सेलेक्ट हो जाते हैं वो यहाँ पर भी एग्जाम में बैठते, और मान लीजिए कोई कॉमन स्टूडेंट्स होते हैं जो दोनों में सेलेक्ट हो जाते, तो जाहिर सी बात है बच्चा ये थोड़ी चूज़ करेगा, यहाँ ज्वाइन करेगा APSC के लिए, तो ये सीट वैकेंट रह जाती है। इसलिए यूपीएससी ने जो अपर हायर ग्रेड पे की नौकरी है उसका एग्ज़ाम पहले कंडक्ट कराया, ताकि बच्चे छोड़कर भागे नहीं, जो सेलेक्ट हो जाए वो ज्वाइन कर ले। यहाँ देखिए कितना सोचती है यूपीएससी। ये छोटी बॉडी एग्ज़ाम जो बॉडी होती है, जो स्टेट जो कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम, ग्रुप C वगैरह के या ग्रुप B के, वो इतनी बारीकियों पर ध्यान नहीं देती हैं। ये यूपीएससी का ही एटीट्यूड है जो इस तरह की चीज़ों पर ध्यान देता है। अब देखिए, आज का जो लेक्चर है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें हम ट्रेड यूनियन थ्योरीज देखेंगे, इसके बाद के लेक्चर में हम ट्रेड वेलफेयर थ्योरीज देखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा हमारा। थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर इसके बाद के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर से। देखिए, यहाँ पर हम ये भी बताएंगे आपको कि किस तरह से यूपीएससी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर सकती है। देखिए, पहला है
ट्रेड यूनियन सिद्धांत के अंदर पहला सिद्धांत है पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी थ्योरी, जैसे कि हमने यहाँ पर दिया भी हुआ है, यहाँ पर 5-6 नाम दिए हुए हैं, जैसे साइमंस थ्योरी, पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी थ्योरी, वेब्स थ्योरी, कोल्स थ्योरी, कॉमन एनवायरनमेंट थ्योरी और मिशन इकोनॉमिक प्रोटेक्शन थ्योरी। इसके अलावा भी 1-2 थ्योरी और हैं, वो भी हम इसी में कवर कर लेंगे। देखिए पहली जो है हमारी पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट ऑफ मार्क्स एंड एंजल्स। अब इसमें कुछ भी ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर कोई ऐसा बहुत ज़्यादा इसमें आपको थियोरिटिकल एस्पेक्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको 2 चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। एक, थ्योरी का बेस क्या है, डिपेंड काय पर है, इसका मेन मोटिव क्या है, किसी भी थ्योरी का मेन मोटिव क्या है, यानी कि किस पर डिपेंडेंट है। जैसे कि ये थ्योरी काय पर किस पर डिपेंडेंट है, श्रम मूल्यों के सिद्धांत पर, जो लेबर की कॉस्ट है उसके सिद्धांत पर आधारित है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सिर्फ 2 तरीके से पूछा जाएगा। एक, पहला ये पूछ लिया जाएगा कि जैसे कि पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी थ्योरी निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है, तो श्रम के मूल्य सिद्धांत पर, पहली चीज़। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि ये थ्योरी किसने प्रतिपादित की है, किसने ये थ्योरी दी है। तो ये थ्योरी किसने दी है, एडम स्मिथ ने। और इसमें वैसे एंजल्स का भी नाम आता है, एंजल्स वैसे मेन जो नाम है वो एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ को इस थ्योरी का प्रतिपादक माना जाता है या जनक माना जाता है। लेकिन अब देखिए 2 चीज़ें हमने बता दी आपको, इन 2 के अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं है क्वेश्चन पूछने का। ऐसे ही यही 2 तरीके हैं जिन पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। तीसरा तरीका एक ये हो सकता है जो इसी का सेकंड वाले का एक रूप कहलाएगा कि ये थ्योरी किसने दी, एडम स्मिथ ने दी। इस तरह से आपको क्या दिया जाएगा, मैच द फॉलोइंग दे दिए जाएंगे। एडम स्मिथ की थ्योरी, साइमंस थ्योरी, कोल्स थ्योरी, वेब्स थ्योरी, आपको सामने मैच द फॉलोइंग दे दिया जाएगा। या फिर आपको दिए जाएंगे 3-4 नाम, एडम स्मिथ की थ्योरी, साइमंस थ्योरी और कोल्स थ्योरी, और आपको सामने उनका सिद्धांत दे रखा होगा, या फिर उनका किसने दी है, पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी थ्योरी किसने दी है, या फिर और कोई सी थ्योरी। तो आपसे पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं, या कौन से सही सुमेलित हैं। तो इन तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेनली आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, थ्योरी किसने प्रतिपादित की है, दूसरा थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये इसमें क्या है, पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी थ्योरी किसने दी है, आप इसमें निमोनिक भी बना सकते हैं अपनी आसानी के लिए। पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी थ्योरी किसने दी है आपकी, एडम स्मिथ ने। किस पर आधारित है, लेबर कॉस्ट पर आधारित है, श्रम के मूल्य सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य श्रम के बीच प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना है। ये कोई ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, आपको सिर्फ ये और सिर्फ ये 2 चीज़ें याद रखनी है कि किसने दी है, एडम स्मिथ ने दी है, दूसरा किस पर आधारित है, श्रम के मूल्य सिद्धांत पर। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर देखेंगे तो जहाँ से जब भी क्वेश्चन पुटअप किया गया है तो इन 2 पर ही क्वेश्चन पुटअप किया गया है। तो ठीक है, अगली थ्योरी देखते हैं। बहुत छोटा सा लेक्चर होगा ये हमारा, 10-12 मिनट का। दूसरा है वेब्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी थ्योरी के प्रतिपादक कौन हैं। व्यापार संघ सिद्धांत के अंतर्गत इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी थ्योरी के प्रतिपादक कौन है या जनक कौन है, औद्योगिक लोकतंत्र के सिद्धांत का प्रतिपादक किसे माना जाता है। तो पहला आंसर क्या है आपका, वेब। किसने दी है थ्योरी, वेब ने थ्योरी दी है। वेब की पुस्तक कौन सी है, औद्योगिक लोकतंत्र इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी ट्रेड यूनियनवाद की बाइबल कहलाती है। तो एक छोटा सा फैक्ट है। उन्होंने सामूहिक सौदेबाजी को वो प्रक्रिया माना जो श्रम को मजबूत करती है। तो वेब के अनुसार क्या है, ये ट्रेड यूनियनवाद राजनीतिक क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र तक लोकतंत्र का विस्तार माना जाता है इसे। तो इसमें आधुनिक पूंजीवाद राज्य की एक संक्रमणकालीन चरण है। देखिए ये कैसा चरण है, इस थ्योरी के आधार पर ऐसा माना गया है कि जो फेजेस हैं, एक फेज कौन सा है, एक सोशलिस्ट फेज है जो सामाजिक व्यवस्था को प्रमोट करता है। जैसे कि आपने देखा होगा रशिया के अंदर क्या है, रशिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसी भी है वो किस पर बेस्ड है, वो एक सोशलिस्ट पॉलिसी पर आधारित है। तो और एक कौन सी पॉलिसी होती है, एक कैपिटलिस्टिक होती है। कैपिटलिस्टिक कौन सी है, यूएसए की, अमेरिका की। तो इन दोनों के बीच का जो फेज है यानी कि ट्रांजिशन पीरियड जो है, उस ट्रांजिशन पीरियड का एक तरह से ये विस्तार कहलाता है। ये जो थ्योरी है शिफ्टेड किस तरफ टिल्टेड कहलाती है, कैपिटलिस्टिक थ्योरी की तरफ टिल्टेड कहलाती है, लेकिन किस चरण में, ट्रांजिशन फेज में। जैसे कि हमारी जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी कैसी कहलाती है, मिक्स्ड इकोनॉमी। क्यों कहलाती है मिक्स्ड इकोनॉमी, क्योंकि इसमें जब भारत आज़ाद हुआ था तो हमारा जो हम जो टिल्टेड थे, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट जो टिल्टेड थी, नेहरू के नेतृत्व में, नेहरू जी के नेतृत्व में जब इंडियन गवर्नमेंट टिल्टेड थी तो वो किस तरफ टिल्टेड थी, वो थी रशिया की तरफ। हमारा झुकाव रशिया की तरफ ज़्यादा था।
तो इसलिए हमारी जो इकोनॉमी थी वो मिक्स्ड इकोनॉमी तो थी ही, लेकिन सोशलिस्टिक टाइप की ज़्यादा थी। इसलिए आपने देखा होगा कि 1969 में क्या हुआ, नेशनलाइजेशन भी हुआ, बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रीज़ लगी, PSUs बने। तो ये इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि सरकार ताकि सबको बराबर से प्रोवाइड करे हर चीज़। अब क्या है, अब हमारी जो इकॉनमी है 1991 के बाद लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के बाद किस तरफ टिल्टेड हुई है? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की तरफ। उसकी वजह भी बहुत है कि IMF ने लोन देना बंद कर दिया था, बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगाए थे, कंडीशंस अप्लाई की थी, जिसकी वजह से हमें बाद में लोन प्रोवाइड किया गया था। तो उन्होंने अपने हिसाब से अपने फ़ायदे को देखते हुए, जितनी भी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है अपने फ़ायदे को देखते हुए IMF के थ्रू सैंक्शंस जितनी भी कंडीशंस अप्लाई करती है। जैसे कि आप हाल ही में देख रहे होंगे पाकिस्तान पर जो कंडीशंस अप्लाई की जा रही हैं ताकि उनकी इकोनॉमी को खोला जाए दुनिया के लिए। तो वैसे तो प्राइवेटाइजेशन वहाँ पर भी है, लेकिन उस हद तक नहीं है जिस हद तक हमारे यहाँ इंडिया में है। तो ये चीज़ है। तो अब हमारी इकोनॉमी किस तरफ है? हमारा जो झुकाव है वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की तरफ है। आप देखते होंगे कि सारा का ज़्यादातर चीज़ें प्राइवेटाइज हो रही हैं, एयरपोर्ट प्राइवेटाइज हो रहे हैं, PSUs प्राइवेटाइज हो रहे हैं, BSNL प्राइवेटाइज हो गया, और भी बहुत सी चीज़ें प्राइवेटाइज हो रही हैं। यानी कि सरकार अपना शेयर किसी हर चीज़ में कम करती जा रही है। इसी तरह आप देख रहे होंगे टेलीकॉम इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा हुआ है इस तरह का। तो ये अब आपको इसमें क्या याद रखना है, वेब्स ने कौन सी थ्योरी दी है? इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की थ्योरी दी है। तो आप याद रखिए, ये इस बार के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वेब्स की थ्योरी और एक आगे हम बताएंगे आपको साइमंस की थ्योरी, ये दो थ्योरी इस बार के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये आज हम जितनी पढ़ाएंगे सारी ही इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको 10 मिनट लगेंगे याद करने में, क्योंकि रटना है बस खाली आपको कि इनका आधार क्या है, किस पर डिपेंडेंट है, और दूसरी किसने थ्योरी प्रतिपादित की है, थ्योरी का जनक कौन है? तो जनक कौन है? वेब है। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की थ्योरी के जनक कौन है? वेब। पहली वाली हमने देखी थी वो कौन सी थी? वो थ्योरी थी हमारी पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी थ्योरी। किसने दी है? मार्क्स ने। तीसरी है हमारी कोल का औद्योगिक संघ नियंत्रण सिद्धांत, कोल्स थ्योरी ऑफ यूनियन कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री। यूनियन कंट्रोल इंडस्ट्री थ्योरी किसने दी है? कोल्स ने। कोल की पुस्तक कौन सी है? वर्ल्ड ऑफ लेबर 1913 में दी गई है। संघवाद वर्ग का संघर्ष है और अंतिम है। तो ये इस तरह की इन्होंने अपनी विचार रखे हैं। तो अब आपको इसमें क्या याद रखना है कि कोल्स की थ्योरी कौन सी है? कोल्स ने जो थ्योरी दी है वो यूनियन कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री की थ्योरी दी है। यानी कि कोल्स का कहना यह है कि इंडस्ट्री पर सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। यानी कि इनकी जो थ्योरी है वो कुछ हद तक सोशलिस्टिक टाइप की है। यानी कि इनका मानना यह है कि जो धन है, धन का केंद्रण किसी एक हाथ में या किसी एक वर्ग के हाथ में या किसी एक क्लास के हाथ में ना हो, यानी कि अपर क्लास के हाथ में ना हो या अमीर वर्ग के हाथ में ना हो या एलिट क्लास के हाथ में ना हो। जैसे कि आप बहुत सी रिपोर्ट्स ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है अभी हाल ही में, आपने सुनते होंगे कि 50% जो वेल्थ है इंडिया की वो सिर्फ 1% लोगों के पास है। यानी कि 3% जो वेल्थ है वो टोटल 3% जो वेल्थ है वो 80% नीचे के लोगों के पास है। नीचे के जो 80% लोग हैं उनके पास टोटल 3% ही वेल्थ है इंडिया की, और जो 50% वेल्थ है वो टॉप के 1% के पास है। तो इस तरह से धन का संकेंद्रण ना हो, तो ये यूनियन कंट्रोल इंडस्ट्री थी, तो ताकि कंट्रोल रखा जाए इंडस्ट्रीज पर। चौथी है सामान्य पर्यावरण सिद्धांत, कॉमन्स एनवायरनमेंट थ्योरी। इसके जो जनक हैं वो किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया है। ये सामान्यकरण पर संदेह किया जाता था, केवल उस पर विश्वास किया जाता था जिसे साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जा सकता हो। यानी कि इस एक तरह की साइंस वाली थ्योरी थी कि जो साइंस फैक्ट्स के जरिए जो चीज़ जाहिर है, जो चीज़ मानी जाती है वही सच है। जैसे कि अगर भगवान को फैक्ट्स के जरिए प्रूफ किया जा सके तो भगवान है, वरना साइंस कहती है कोई भगवान नहीं है, कोई खुदा नहीं है। क्योंकि साइंस के जरिए आप प्रूफ नहीं कर सकते भगवान को, उसका अस्तित्व। देखिए, आप किसी भी चीज़ को प्रूफ कैसे कर सकते हैं? जिसका अस्तित्व हो, जो दिखाई दे उसी को तो आप प्रूफ कर पाएंगे। जो दिखाई ना दे, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जैसे जैसे साइंस तरक्की करती जा रही है, जो बहुत सी चीज़ें नहीं भी दिखने वाली हैं वो साइंस से प्रूफ करती हैं। जैसे ग्रेविटी आपको दिखती थोड़ी है, ग्रेविटी है हर जगह तो पृथ्वी पर, लेकिन वो आपको दिखाई थोड़ी देती है। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है, साइंस ने प्रूफ कर दिया। अब भगवान दिखता नहीं है और ना ही प्रूफ किया जा सकता साइंस के जरिए। हो सकता है कुछ टाइम बाद टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कर ले कि वो प्रूफ भी कर सके। तो फिलहाल ये क्या मानते थे? कॉमन एनवायरनमेंट थ्योरी क्या कहती है कि सिर्फ वही चीज़ पर विश्वास करना चाहिए जो कि फैक्ट्स के द्वारा प्रूफ किया जा सके। अगली है इसमें 5वीं, मिचेल की आर्थिक सुरक्षा ट्रेड यूनियनवाद का सिद्धांत, मिशेल्स इकोनॉमिक प्रोटेक्शन थ्योरी ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म। तो इकोनॉमिक प्रोटेक्शन थ्योरी किसने दी है? मिशेल ने।
ये व्यक्तिगत सौदेबाजी को पूरी तरह से खारिज करते थे। यानी कि इनका मानना ये था कि ट्रेड, जितनी भी जो सौदेबाजी होना चाहिए वो सामूहिक होना चाहिए, यानी कि कलेक्टिव बार्गेनिंग में, या कलेक्टिव कलेक्टिव जो बार्गेनिंग होती है, कलेक्टिव बार्गेनिंग को ये ज़्यादा प्रोत्साहित करते थे। कि आप वैसे भी देखते होंगे कि एक आदमी से एक व्यक्ति अगर कोई किसी चीज़ की डिमांड करे, अपनी डिमांड रखे सरकार के आगे, तो उसकी इतनी जल्दी नहीं सुनी जाएगी जितनी जल्दी एक कलेक्टिव अप्रोच अगर ली जाएगी, काफ़ी सारे लोग या एक यूनियन बनाकर एक को लीड करने के लिए भेज देंगे और एक पूरी यूनियन उसके साथ में कलेक्टिव बार्गेनिंग करेगी, तो उसकी ज़्यादा सुनी जाती है। अगला है एकाधिकार का साइमन सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, एक थ्योरी आपकी वेब की थ्योरी, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की थ्योरी, और एक इस बार ये वाली एकाधिकार का साइमन सिद्धांत, साइमन्स की थ्योरी जो है इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अभी हम बताते हैं आपको किस वजह से। साइमन्स थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक या एंटी डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियनिज्म, ये क्या है? उन्होंने हिंसा पर आधारित एकाधिकार के रूप में ट्रेड यूनियनवाद की निंदा की। उन्होंने दावा किया कि एकाधिकार शक्ति का दुरुपयोग के अलावा कोई फायदा नहीं है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखिए, ये एंटी डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियनिज्म की थ्योरी जो थी, या मोनोपोलिस्टिक, ये कहते थे कि जो मोनोपोली होती है वो कहीं ना कहीं हिंसा का रूप ज़रूर लेती है। जैसे कि आप अब हाल फिलहाल में देख रहे होंगे कि बहुत सी चीज़ें किसी एक खास कंपनी को दी जा रही हैं। हालांकि ये चैनल हमारा एजुकेशन चैनल है, कोई पॉलिटिकल चैनल नहीं है, फिर भी आप इशारों में आप सब समझते होंगे, क्योंकि आप सब यूपीएससी के एस्पायरेंट हैं, तो आपसे इतना एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप एक इंटेलेक्चुअल जो डिबेट है या इंटेलेक्चुअल जो थिंकिंग है, आप उसको बहुत जल्दी ग्रैस्प कर सकें। तो एक खास कंपनी है जिसको आप देखिए, कहा जाता है ऐसा कि इसको ही सारे ठेके दिए जाते हैं, इसी को सारे प्राइवेटाइजेशन की जितना भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सारी कंपनियां उसी को दी जा रही हैं, एयरपोर्ट उसी कंपनी को, एक्स कंपनी को दिए जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, आप देखते होंगे कि हल्के हल्के अब आवाज़ें उस कंपनी के खिलाफ उठने लगी हैं। हालांकि जो विपक्ष है वो जिन जिन स्टेट्स में विपक्ष की सत्ता है, यानी कि कांग्रेस की है या और अदर पार्टीज़ की है, करंट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा जिस पार्टी की गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट जो सेंट्रल में है, उसके अलावा अदर पार्टीज़ की जो गवर्नमेंट स्टेट्स में है, हालांकि वहाँ पर भी उस कंपनी को खुद ही ठेके दिए जाते हैं। जो हमारा विपक्ष है, कांग्रेस वगैरह या अदर कंपनीज हैं, अपने अपने स्टेट्स में इस कंपनी को हर तरह के ठेका देती हैं, लेकिन सेंटर में जब ठेके मिल रहे हैं तो उसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है। तो एक हर तरह के इंटरेस्ट होते हैं, हर पार्टी के भी, पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी अपने इंटरेस्ट हैं। देखिए, तो हम ये कहना चाह रहे हैं, तो इस एग्जाम्पल के थ्रू ये बताना चाह रहे हैं कि हल्के हल्के जब मोनोपोली होती है तो उसके खिलाफ आवाज़ें अपने आप ही उठने लगती हैं। तो इन्होंने ये बताया है साइमन्स ने कि इसमें एकाधिकार शक्ति का सिर्फ दुरुपयोग होता है, और वो आप देख भी रहे होंगे अपने रिचार्ज के थ्रू। आपने बहुत से लोग जियो वगैरह यूज़ करते होंगे, तो आपने देखा होगा। और भी एक कंपनी और है, हालांकि वो टेलीकॉम इंडस्ट्री में तो अभी नहीं है, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी आ जाए, तो उसका भी एकाधिकार हो जाएगा। जब होता है तो फिर जाहिर सी बात है उसका दुरुपयोग होने लगता है, मिसयूज़ होने लगता है। आप जैसे कि सामने से जियो का एग्जांपल है, वो तो ये तो एकदम जग जाहिर है ना, कि आपने देखा होगा 2014, 15, 16 में जब आया था जियो, तो उन्होंने फ्री डेटा अवेलेबल कराया था, लेकिन उसके बाद आज कितने का रिचार्ज है? 3 महीने का रिचार्ज 749 रुपये का। ये पहले फ्री था और अनलिमिटेड था, अब उस पर ये कैप भी लगा हुआ है कि आप इतने 1.5 GB या 2 GB से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। खैर वो तो पॉलिटिकल है सारा। हाँ, अगली थ्योरी हमारी पल्स मैन का मैनुअल वर्कर्स थ्योरी। ये इसको क्या कहते हैं? स्कार्सिटी कॉन्शियसनेस थ्योरी, पल्स मैन थ्योरी ऑफ मैनुअल वर्कर्स। स्कार्सिटी कॉन्शियसनेस ये क्या है? ये वर्ग चेतना पर आधारित है। किसी चीज़ की कमी, यानी कि किसी चीज़ की कमी का एहसास होना। वर्ग चेतना के विचार को ट्रेड यूनियन आंदोलन की उत्पत्ति के लिए एक स्पष्टीकरण के रूप में इसमें खारिज किया गया। इसमें नौकरी की चेतना के साथ इसको नौकरी की चेतना के साथ प्रतिस्थापित किया गया। तो ये हमारी सारी थ्योरीज थी। इसके बाद एक लास्ट बची है हमारी सिद्धांतवाद। सिद्धांत क्या है? ये 8वां संघवाद का हॉक्सी कार्यात्मक वर्गीकरण, हॉक्सियस फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ यूनियनिज्म। इन्होंने कार्यों के आधार पर यूनियनिज्म को कार्यों के आधार पर वर्गीकृत किया है। विभिन्न शिल्पकारों को हितों की रक्षा के लिए बिजनेस यूनियनवाद, यानी कि जितने भी क्राफ्ट्स इंडस्ट्री हैं, क्राफ्टशिप्स हैं, तो उनको बिजनेस यूनियंस, और अपलिफ्ट यूनियनिज्म के आधार पर या बिक्री इंजीनियरों के मतलब जो जिस क्लास का है उसके आधार पर यूनियनों को डिवाइड किया। तो आपको ये याद रखना है कि वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ यूनियनिज्म किसने दिया है? ये हॉक्सी ने दिया है। हॉक्सी ने दिया है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आपको आधार याद रखना है कि किस सिद्धांत का क्या आधार है, और दूसरा उसके प्रतिपादक कौन है, स्पेशली प्रतिपादक के जनक कौन है। एक बार पूछा जा चुका है वेब्स का के बारे में एक बार पूछा जा चुका है कि किसने दी थी ये थ्योरी।
फिर है क्रांतिकारी संघवाद, सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए उत्सुक होता है। और शिकारी संघवाद, जिसे कहते हैं प्रीडेटरी यूनियनिज्म, ये दूसरों के समर्थन पर टिका हुआ संघवाद कहलाता है। एक लास्ट हमारा है ये टेनबॉम का मनुष्य बनाम मशीन सिद्धांत, थ्योरी, टेनबॉम्स थ्योरी ऑफ मैन्स वर्सेस मशीन। ये क्या कहते हैं, इनके अनुसार एक व्यक्तिवादी और असंवेदनशील समाज में अलगाव और सामुदायिक में प्रतिक्रिया में संघ का गठन होता है। एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से एक शहरी औद्योगिक स्थान की गुमनाम, इसमें हमने थोड़ी डिटेल में दिया है, तो आप ये देख लीजिए कि इसका टेनबॉम का सिद्धांत क्या कहता है। देखिए टेनबॉम का सिद्धांत ये कहता है कि मनुष्य और मशीन, जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती जाती है तो मनुष्य का स्थान मशीनें लेने लगती हैं, जिसकी वजह से ये टकराव की स्थिति पैदा होती है। तो ये सिद्धांत किसने दिया है मनुष्य बनाम मशीन का, ये टेनबॉम ने सिद्धांत दिया है। तो ये आपको 9 सिद्धांत हैं और बहुत आसानी से 10 से 15 मिनट के अंदर बिल्कुल आराम से आप रट जाएंगे। आप इनको रट लीजिए कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। तो इसके अलावा इनसे मतलब ये इन 2 के अलावा आपसे तीसरा क्वेश्चन तीसरी तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। पहला कि किसने सिद्धांत प्रतिपादित किया है और सिद्धांत किस पर आधारित है, सिद्धांत का आधार क्या है, यानी कि वो क्या सिद्धांत क्या चेतना जगाना चाहता है या क्या बताना चाहता है। तो जैसे कि ये मशीन वर्सेस मैन वर्सेस मशीन का सिद्धांत है, टेनबॉम ने दिया। तो ये आपके लिए ये हमारा लेक्चर था। इसके अलावा थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर आएगा। उसके बाद हम स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर इस वीक की लास्ट में या नेक्स्ट वीक आपको प्रोवाइड कर देंगे। और साथ ही आपको नेक्स्ट वीक से आपको सोशल सिक्योरिटी के जो लेक्चर हैं, जो करंट स्कीम से लास्ट ईयर से लेकर अब तक की, वो आपको हम 10 से 12 दिन में सारी कंप्लीट कर देंगे। और वो देखिए दूसरी चीज़ ये, सोशल सिक्योरिटी के जो लेक्चर होंगे हमारे वो लेंथी लेक्चर होंगे, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम्स को एक ही लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।